नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्ज़ाम फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 आज पढ़ेंगे, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने जो बातें पढ़ी थी उसी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे। यहाँ पर बताया है आखेट मतलब होता है जो शिकार करते हैं, यानी कि शिकारी से खाद्य संग्रह, यानी कि जो लोग पहले के समय में शिकार करते थे उसके बाद खाद्य संग्रह, कहने का मतलब है खाने पीने की चीज़ों का स्टोरेज करने लगे और वहाँ से लेकर के उनका धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हुआ और वो लोग भोजन का उत्पादन तक यानी कि खेती बाड़ी भी करने लगे। तो ये प्रोसेस कैसे कैसे बढ़ी। तो इस चैप्टर की शुरुआत में दिया हुआ एक लड़के के बारे में, तुषार नाम है जिसका, जो कि अपनी एक जर्नी कर रहा था, अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। तो जब रेल में जब वो खिड़की वाली सीट पर बैठा तो वो देखता है कि बहुत सारे पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान ये पीछे की तरफ छूटते हुए चले जा रहे हैं। तो उसने अपने चाचा से पूछा, या उसके चाचा ने उसे बताया कि क्या तुम्हें मालूम है कि सिर्फ़ और सिर्फ 150 साल पहले तक हमने रेलवे की यात्रा शुरू की है और बस उसके कुछ दिनों के बाद आई है। तो तुषार सोचने लगा क्या उस समय लोग इतनी दूर दूर यात्राएं कर पाते थे या नहीं, या फिर वो पूरी ज़िंदगी भर एक ही जगह पर रहते थे। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसी बात नहीं थी। तो उसके बाद उसकी जो इच्छा हुई कि आखिर जाने कि आरंभिक मानव या फिर जो शुरुआत में जो प्राचीन मानव था वो कैसे रहता था, कैसे उसकी लाइफ चलती थी। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को अगर चैप्टर पसंद आता है वीडियो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। और ये जो चैप्टर है इसे आप यूज कर सकते हैं, आप चाहे टीईटी परीक्षा दे रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी परीक्षा दे रहे हैं, या फिर आप क्लास 6 में पढ़ रहे हैं, या फिर आप इतिहास की तैयारी कर रहे हैं, सभी जगह पर यह काम आएगी। तो हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो कि भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसमें 20 लाख साल पहले रहा करते थे, जिन्हें आज हम क्या बोलते हैं, आखेटक या फिर खाद्य संग्राहक के नाम से भी जानते हैं। भोजन का इंतज़ाम करने की विधि के आधार पर हम उन्हें इस नाम से पुकारते हैं। यानी कि ये लोग जब भोजन का इंतज़ाम करते थे अपने और अपनी फैमिली के लिए, तो या तो शिकार करते थे, और शिकार या फिर कुछ जैसे जंगल में जा कर के जड़ें ले आना, फल ले आना, उसको स्टोरेज करते थे। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ बोला गया है 20 लाख साल पहले। तो यही नाम क्यों लिया गया है? क्योंकि 20 लाख साल पहले से बाद का जो मानव आया था उसी के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी है, जिसे कि हम पूरा पाषाण काल कहते हैं। आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इनका नाम आखेटक या खाद्य संग्राहक क्यों बोला गया? क्योंकि ये भोजन का इंतजाम इसी तरीके से करते थे। आमतौर पर ये खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल मूल मतलब होता है पेड़ों की जड़ें जो इंसान खाता है, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ और अंडे इकट्ठे किया करते थे। इसीलिए इनको आखेटक और खाद्य संग्राहक बोला जाता है। और ये जो आखेटक और खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर भी घूमते थे, और इसके बहुत सारे रीजन थे। पहला रीज़न क्या था कि या तो वो इसलिए जाते होंगे एक जगह से दूसरी जगह पर क्योंकि अगर एक ही जगह पर ज़्यादा दिन तक रहेंगे तो वहाँ पर आसपास के ये पौधे, फल या जानवरों को जब ये खा लेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। तो भोजन की तलाश में शायद ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाते होंगे। दूसरा रीज़न है इनका जाने का कि जानवर जो हैं, जब ये जानवरों का शिकार करते थे तो जो जानवर हैं वो अपने चारा ढूंढने के लिए या किसी और चीज़ों के लिए भी जब आगे जाते तो उनके पीछे पीछे ये भी चले जाते थे। तो उस वजह से जब इन्हें और जानवर वहाँ पर मिलने लगते होंगे शिकार के लिए, तो इसलिए ये अपनी जगह को चेंज करते थे, रहने वाली जगह को, और ये दूसरी जगह पर जाया करते थे। तीसरा कारण ये रहा होगा, हो सकता है इनका एक यात्रा करने का, कि पेड़ों और पौधों में फल फूल जो कि अलग अलग मौसम पर अलग अलग जगह पर पैदा होते हैं। तो इन्हें जब ये जगह मालूम होगी तो गर्मियों में उस जगह पर रहते होंगे, सर्दियों में दूसरी जगह पर जाते होंगे जहाँ पर इन्हें आसानी से अपने खाने पीने की चीज़ें मिल जाती होंगी। और चौथा कारण रहा होगा पानी, क्योंकि पानी के बिना क्या होता है कि जीवन हमारा संभव नहीं है। तो कुछ जगह ऐसी होती हैं, कुछ नदियाँ, झील, झरने जो कि मौसम यानी कि मानसून में ही रहते हैं, और कुछ जो कि 12 महीने हमेशा उनमें पानी रहता है। तो अगर कुछ लोग ऐसी जगह पर रहते होंगे जहाँ पर पानी गर्मियों के मौसम में सूख जाता है तो ये पानी वाली जगह पर जाते होंगे। तो ये जो 4 रीजन है इसकी वजह से ये यात्रा किया करते होंगे आरंभिक मानव। अभी बात आती है कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, पुरातत्वविद कौन होते हैं? जो कि पुरानी चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। तो उन्हें कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग
जो आखेटक खाद्य संग्राहक हैं वो किया करते थे। और यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए, यानी कि जो उस समय के लोग थे आखेटक और खाद्य संग्राहक लोग, उन्होंने पत्थर, लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाए हों। और इनमें से पत्थरों के जो औजार हैं वो आज भी बच गए हैं, बाकी समय के साथ साथ नष्ट हो गए हैं। अब ये पत्थर के औजारों का उपयोग क्यों करते थे, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है इन दो चित्रों में। जैसे कोई जड़ इन्हें खानी है तो उस जड़ को खोदने के लिए ऐसे पत्थर का उपयोग करते थे, या फिर ये जो कपड़े हैं इनको सिलने के लिए इन नुकीली जो पिन है इनका यूज किया करते होंगे, जैसे कि, या फिर यहाँ पर कुछ और भी उपाय दिए गए हैं या उनके उपयोग की चीज़ें दी गई, जैसे फल फूल काटने के लिए, हड्डियाँ और मांस काटने के लिए, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए भी इनका चीज़ यूज करते होंगे। और कुछ के साथ में हड्डी या फिर लकड़ियों के मुट्ठे वाले भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे, यानी कि पत्थर के साथ वो हड्डी भी या फिर लकड़ी भी यूज करते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थीं। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार को बनाने के लिए भी किया जाता था। अब यहाँ पर बताया गया है कि पत्थर के औजारों का उपयोग इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए भी किया जाता था। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों के बारे में जानकारी रख सकते हैं कि आखिर उस समय ये लोग पत्थर के जो औजार थे उनका प्रयोग कहाँ कहाँ करते थे। अभी यहाँ पर है रहने की जगह का निर्धारण वो लोग कैसे करते थे। यहाँ पर एक मानचित्र भी दिया हुआ है, मानचित्र नंबर 2, जिसमें कि कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थल के बारे में जानकारी दी है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। अगर इस मानचित्र को आप देखें तो यहाँ पर जो लाल त्रिकोण वाला, जैसे कि ये है भीमबेटका, ये आप देख रहे होंगे, इसको देखिए, भीमबेटका है जो एमपी में है, या फिर ये जगह जो हुसगी, या फिर ये कुरनूल की गुफाएं हैं। तो ये यहाँ पर संकेत भी दिए गए हैं। ये जो लाल त्रिकोण है वो दिखा रहे हैं पुरा पाषाणिक पुरास्थल को, जो ब्लू वाले हैं जैसे पय्यमपल्ली है, हल्लूर है, ये नव पाषाणिक पुरास्थल को, और ये जो ग्रीन में है वो महापाषाणिक पुरास्थल को। इस तरीके का जो निशान है वो आरंभिक गांव, और ये जो स्टार है वो आधुनिक नगर के बारे में दिखा रहा है। तो अभी हम जैसे भीमबेटका को मैंने जिक्र किया है, तो यहाँ पर दिखाया गया है कि लाल त्रिकोण वाले जो स्थान भी पुरास्थल हैं जहाँ पर आखेटक या फिर खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थान हैं जहाँ पर इनके, यानी कि ये संग्राहक हैं, ये रहते थे, लेकिन मानचित्र में सिर्फ और सिर्फ कुछ गिने चुने स्थानों के बारे में ही बताया गया है। और मैक्सिमम जो पूरा स्थल है वो नदियों और झीलों के किनारे पर ही पाए जाते थे। क्यों? क्योंकि आसानी से रहने के लिए पानी और पानी की सुविधा रहती थी, तो पानी के पास रहना उस समय लोगों को पसंद था। अभी हम बात करते हैं भीमबेटका के बारे में। भीमबेटका जो कि आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये जो पूरा स्थल है भीमबेटका, यहाँ पर गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ पर उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। इस चीज़ को याद रखिए कि पुरास्थलों में, गुफाओं में लोग क्यों रहते थे, क्योंकि बारिश के मौसम में बारिश से, गर्मियों में धूप से और हवाओं से इन्हें राहत मिलती थी। और ये जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ये नर्मदा घाटी के पास में हैं। यहाँ पर इन गुफाओं के कुछ चित्र भी दिए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। ये भीमबेटका की गुफाओं का चित्र है। उसके अलावा इन गुफाओं में शैल चित्र भी मिलते हैं। शैल चित्र क्या होते हैं? पत्थरों की चित्रकारी। ये जो आप देख रहे हैं एक चित्र, ये शैल चित्र है। ये मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की जो गुफाएं हैं, खास करके वहाँ पर ज़्यादा मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। और ये कब किया गया होगा? हो सकता है, कुछ लोग बोलते हैं, आगे भी चित्र में दिखाऊंगा, जो कि कलरफुल हैं, जो कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मिले हैं। किसी स्पेशल ओकेशन पर भी इनको चित्रकारी कर सकते हैं, या फिर बैठे बैठे भी। अभी बात आ रही थी पुरास्थल की। पुरास्थल क्या होता है? पहले भी मैंने बताया है कि पुरास्थल उन जगहों को बोलते हैं जहाँ पर पुराने समय में लोगों ने औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं को यूज किया होगा और छोड़ दिया होगा, तो उनके अवशेष मिले हैं। ये पुरास्थल गुफाओं में भी हो सकते हैं, ज़मीन के ऊपर भी हो सकते हैं, ज़मीन के अंदर भी हो सकते हैं, कभी कभी समुद्र और नदी के तलों में भी मिलते हैं। तो इन पुरास्थलों के बारे में आगे के चैप्टर्स में भी हम थोड़ा बहुत पढ़ते चलेंगे। अभी बात आती है आग की खोज की। तो यहाँ पर ऊपर वाले चित्र में मैंने आपको एक जगह दिखाई थी, वो थी कुरनूल। एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ। ये जो जगह है, कुरनूल की गुफाएं लिखी हैं, ये साउथ में है। तो कुरनूल की गुफाओं का जिक्र क्यों हो रहा है यहाँ पर? आग की खोज की जब बात होती है
तो कुरनूल की गुफाओं में राख के अवशेष मिले हैं। तो इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए होंगे। और आग का इस्तेमाल ये किस लिए करते होंगे, ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि आरंभिक लोग आग का इस्तेमाल किस लिए करते होंगे। तो या तो वो रोशनी के लिए करते होंगे, मांस को भूनने के लिए करते होंगे, और जो खतरनाक जानवर हैं उनको दूर भगाने के लिए भी कर सकते हैं। आजकल भी हम आग का उपयोग क्यों करते हैं आप जानते हैं, स्पेशली खाना बनाने के लिए। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि आग से होते हैं। अभी हम समझेंगे ये जो नाम और तिथियों के बारे में, यानी कि हमने जो समय के बारे में बात कर रहे थे उसको कैसे डिवाइड किया है। तो आज हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। जैसे आरंभिक काल को वो बोलते थे पुरापाषाण काल। पुरा मीन्स होता है प्राचीन, पाषाण मीन्स होता है पत्थर। तो प्राचीन जो पत्थर का युग था उसे बोलते हैं पुरापाषाण काल। और यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। यानी कि पुराना जो समय था उस समय सिर्फ और सिर्फ पत्थर के ही औजारों का प्रयोग होता था, बहुत सारी चीज़ों में, ना कि ओनली औजारों में। इसीलिए उसे बोला गया पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल का जो समय है वो है 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल पहले का। यानी कि ये बहुत बड़ा समय है। इसे भी 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। और कहने का मतलब है कि मानव इतिहास की जो लगभग 99% जो भी घटनाएं हैं वो इसी दौरान हुई थी। इसीलिए मैं आपको बोला था कि शुरुआत में जिक्र किया गया था कि 20 लाख साल पहले का, इसीलिए जिक्र किया गया था। उसके अलावा जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे बोलते हैं मेसोलिथ या फिर मध्य पाषाण युग, जो कि 12,000 से लेकर के 10,000 साल का माना जाता है। तो 12,000 साल से ही पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं। और ये जो समय है इसके जो पाषाण हैं, इस काल के जो पाषाण हैं, पाषाण यानी कि पत्थर के जो औजार हैं वो आमतौर पर छोटे हुआ करते थे। इन्हें माइक्रोलिथ या फिर लघु पाषाण भी कहा जाता है। कहने का मतलब है कि धीरे धीरे लोगों की जो कला है उसमें थोड़ा थोड़ा सुधार आया होगा। तो जो काम पहले बड़ा पत्थर करता था वो अभी छोटा पत्थर कर रहा था। और अक्सर इन औजारों में हड्डियों या फिर लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। तो अगर बात आती है कि लकड़ियों के मुट्ठे लगे हुए औजार यानी कि हंसिया और आरी किस युग में मिलते हैं, तो वो मध्य पाषाण युगीन औजार हैं। और इसके साथ साथ में पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे थे। इसके बाद का जो युग है, जो कि लगभग 10,000 साल पहले से शुरुआत होती है, उसे बोलते हैं नवपाषाण युग। नवपाषाण का मतलब क्या होता होगा, धीरे धीरे औजारों में, चीज़ों में जो बदलाव आए, नयापन आया है, उन्हें बोलते हैं नवपाषाण युग। अभी पुरापाषाण के बाद जो मैंने बताई थी कि लगभग 12,000 साल पहले से पर्यावरणीय बदलाव आए, यानी कि बदलती हुई जलवायु। तो लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। और इसके परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन हुए कि बहुत सारे क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। और इस वजह से घास खाने वाले जो जानवर हैं, जैसे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय, इन जानवरों की तादाद बढ़ने लगी, संख्या बढ़ी। तो जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो भी इनके पीछे पीछे आए, और इनके खाने पीने की आदतों और इनके जो प्रजनन है, कैसे बच्चे पैदा होते हैं, उनकी समय के साथ साथ उनको जानकारी हासिल होने लगी। और हो सकता है कि उसी समय पर लोगों ने इन जानवरों को पकड़ करके अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात भी सोची होगी। और इसी काल में, यानी कि 12,000 साल के बाद मध्य पाषाण काल से ही जो मछली है, मछली का भोजन भी एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया था भोजन का। खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई आधुनिक मानव के समय में, कि जब धीरे धीरे पर्यावरण में बदलाव आ रहा था, लोग जानवरों को पालने की शुरुआत कर रहे थे, उसी समय जो उपमहाद्वीप है उसके अलग अलग इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। यानी कि ये अपने आप उगने लगे कहीं कहीं जगह पर। और हो सकता है उस समय जो महिला, पुरुष और बच्चे हैं, उन्होंने जब अनाज की खोज की होगी, ढूंढते होंगे खाने पीने की चीज़ें, तब उन्होंने इन्हीं भोजनों को बटोरना शुरू कर दिया होगा। और इसी समय बटोरते बटोरते, खाते पीते ये सीखने लगे कि ये अनाज कहाँ उगते हैं, किस मौसम में उगते हैं, इनको उगने में कितना समय लगता है। और धीरे धीरे उन्होंने इनको उगाना भी सीख लिया, और इसी तरीके से वो कृषक बन गए। ये बात आपके समझ में आ गई कि वो कृषक कैसे बने। अब बात करते हैं पशुपालक बनने की। तो जब धीरे धीरे ये लोग अपने घरों के आसपास जब ये सामान को, चारे को उगाने लगे, और जब इन्हें मालूम चला कि इन्हीं सब चीज़ों को जानवर भी, कुछ जो पालतू जानवर हैं जो खाते हैं,
तो इन्होंने जानवरों को अपनी तरफ यानी कि उन चारे को दिखा करके अपनी तरफ आकर्षित करके उन्हें पालतू बनाना शुरू किया होगा। और सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाने के साक्ष्य मिले हैं वो है कुत्ते का जंगली पूर्वज, यानी कि आजकल का जो कुत्ता है या आजकल के जो हमारे पास गाय भैंस बकरी हैं, हो सकता है कि वो पहले के समय पर ऐसे ना रहे होंगे। धीरे धीरे जानवरों इंसानों के साथ रहते रहते उनके जो चीज़ें हैं उनमें परिवर्तन आना शुरू हुआ होगा, तो आज के समय में उनका अलग स्ट्रक्चर है। तो धीरे धीरे जो लोग हैं वो भेड़ बकरी गाय और सूअर जैसे जानवरों को भी अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। क्यों उत्साहित करने लगे? क्योंकि उन्हें मालूम चलने लगा एक तो इन सभी जानवरों से उन्हें मांस मिलता था, यानी कि वो चलता फिरता एक भोजन था, और दूसरा उनसे दूध भी मिलता था। तो ये भोजन का एक बहुत बड़ा संग्रह था। ऐसे जानवर क्या है, अक्सर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे, और अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा भी किया करते थे। तो ये धीरे धीरे आपस में इनकी नज़दीकियाँ भी बढ़ी, उन्हें भी सेफ फील होने लगा, और खाने पीने को जब चीज़ें उन्हें आसानी से इंसानों से मिलने लगी तो वो इंसानों के साथ रहने लगे, और इस तरीके से इंसान पशुपालक भी बन गया। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्या आप बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? तो जैसा कि हमें पता है कि कुत्ता एक ऐसा जानवर होता है जो कि बहुत जल्दी इंसानों को फॉलो करना सीखता है, बहुत चीज़ें सीखता है, इसीलिए शायद कुत्तों को ही सबसे पहले जानवर बनाया गया था। अभी यहाँ पर एक टॉपिक आता है बसने की प्रक्रिया। तो बसने की प्रक्रिया का मतलब होता है कि धीरे धीरे लोगों ने अपने आप को कैसे सेटल किया मीन्स पौधे उगाने यानी कि खेती करना शुरू की और पशुपालन शुरू किया, तो उसी को नाम दिया गया है बसने की प्रक्रिया। तो इंसानों ने जो पौधे उगाने शुरू किए थे, ये पौधे और जानवर जो मैंने पहले बताया था कि जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न हुआ करते थे, और यही वजह है कि बसने की प्रक्रिया के दिशा में जो भी अपनाए गए पौधे या जानवर हैं इनका लोग चयन करते हैं। जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो लोगों ने उन्हीं पौधों का या जानवरों का चयन किया होगा कि जिन्हें पालना उतना टफ नहीं होगा, बाकी नॉर्मल से पालना टफ नहीं होगा, मतलब उनके बीमार होने की संभावना कम होगी। तो जानवरों को जब कम बीमार होंगे तो वो हमारे ज़्यादा फ़ायदे के लिए होंगे। उसके अलावा लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनके बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे, साथ ही जिनकी जो मजबूत डंठल यानी कि तना मजबूत हुआ करता होगा, तो वो आराम से संभाल सकते थे अनाज के जो दाने के भरे हुए जो भार थे उनको। और ऐसे पौधों के बीजों को भी वो संभाल कर रखते थे जिससे कि उन्हें दोबारा से उगाने में काम आ सकें और उनकी जो क्वालिटी है गुण है वो सुरक्षित रह सकें। इसके अलावा उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं, यानी कि जो इंसानों को नॉर्मली नहीं खाते थे या नहीं मारपीट करते थे। तो पाले गए जानवर और जो कृषि के लिए जो अपनाए गए पौधे हैं वो जंगली जानवरों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। और मिसाल के तौर पर देखा जाए तो जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। अगर आप आज भी देखेंगे तो जंगली सूअर और एक नॉर्मल जो सूअर है जिसे हम अपने आसपास पाते हैं उनमें काफ़ी अंतर होता है, उनके दांतों में अंतर होता है। तो ऐसा धीरे धीरे समय के साथ रहने से होने लगा। बसने की जो प्रक्रिया है वो पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही और यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी, जो कि वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं ये भी बसने की प्रक्रिया की वजह से ही है, यानी कि अभी भी ये प्रक्रिया धीरे धीरे प्रगतिशील है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल आपको याद रखनी है गेहूँ और जौ है। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में पहले नाम आता है कुत्ते का, उसके बाद भेड़ बकरी का। अभी बात करते हैं एक नवीन जीवन शैली के बारे में। अगर हम किसी पौधे को, जैसे खेती में भी आप देख सकते हैं, अगर हम किसी बीज को डालते हैं खेत में तो उसे पैदा होने में यानी कि विकसित होने में कुछ वक्त लगता है और इसमें कुछ दिन महीने या फिर साल भी लग जाते हैं। इसलिए पुराने लोग जब लोग पौधे को उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें काफ़ी दिनों तक एक ही जगह पर रुकना भी पड़ा और बीज बोने से लेकर फसल को पकाने तक सिर्फ और सिर्फ यही एक काम नहीं था, उन्हें वहाँ पर उसे सिंचाई भी करनी होती थी। उसके बीच में जो भी खरपतवार आते थे, जो कि अनवांटेड सामान था, उसको हटाना भी होता था खेतों से। जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा भी करनी होती थी। ऐसे बहुत सारे काम थे। बाद में कटाई करना, और कटाई होने के बाद जब अनाज पैदा हो जाता था तो कुछ खाना और कुछ संभाल के रखना। तो इन सब चीज़ों की जब ज़रूरत पड़ी तो उन्हें एक नई जीवन शैली को अपनाना पड़ा। तो अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना बहुत आवश्यक था उनके लिए। तो इसलिए लोगों को उन्हें स्टोरेज करने की बात भी सोचनी पड़ी।
तो आप समझ रहे होंगे एक चीज़ से धीरे धीरे कैसे कैसे लोगों की ज़रूरतें बढ़ती गईं। तो इन्हीं इलाकों में लोगों ने फिर मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा और अनाजों को स्टोर करना शुरू किया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? तो ये सही बात है, हमें लगता है कि वो बर्तन बनाते होंगे, तभी वो उस समय जो भी फसल पैदा कर रहे हैं उनको सुरक्षित रख पाते होंगे और आगे के समय में वो अगली पीढ़ी को उनको हैंडओवर या बता पाते होंगे उनके गुणों के बारे में। अभी जानवरों की ज़रूरत कैसे पड़ी? जानवर यानी कि चलते फिरते खाद्य भंडार, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था पहले। जानवर क्या है? सबसे पहली बात है बच्चे देते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है और जानवरों की अगर देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती है, साथ में उनसे दूध भी मिलता है, तो भोजन का एक ये अच्छा स्रोत है। और उसके अलावा जानवरों से मांस भी मिलता है। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से हमें और क्या क्या मिल सकता है? तो अगर देखा जाए तो धीरे धीरे खेती में यूज करना जानवरों को शुरू किया गया। सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करना हो तो जानवरों को यूज किया गया। इस तरीके से बहुत सारे काम हैं, आप उन्हें सोच सकते हैं और बता सकते हैं अपने टीचर को, और आप खुद सोच सकते हैं। अभी यहाँ पर है आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में थोड़ा पता करते हैं। तो मानचित्र नंबर 2, जैसा कि मैंने आपको ऊपर चित्र दिखाया था, उसमें बहुत सारे नीले स्क्वायर आपको दिखे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्क्वायर के बारे में। तो ये स्क्वायर क्या बता रहे थे? ये स्क्वायर बता रहे थे ये वही जगह हैं जहाँ पर शुरुआती कृषक और पशुपालकों के होने के प्रूफ मिले हैं। तो आप चित्र को दोबारा देखिए तो समझ जाएंगे आप कौन सी जगह पर ऐसी जगह को दर्शाया गया है जहाँ पर उन्होंने शुरुआत में अंदाज़ा लगाया है कि कृषक और पशुपालक मिले हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण था हमारे उपमहाद्वीप में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये है उत्तर और ये है पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम एरिया में इन्होंने बताया है, और पश्चिमोत्तर क्षेत्र जिसे बोलते हैं उत्तर पश्चिम, और आधुनिक जो कश्मीर है उत्तर में, वहाँ पर पूर्वी और दक्षिणी भारत में भी कुछ कुछ जगह पर ये जगह मिली हैं। तो वास्तव में ये जो जगह दिखाई गई हैं उन सभी जगह पर कृषक और पशुपालकों की बस्तियां हुआ करती थीं या नहीं। तो ये सब जांचने के लिए वैज्ञानिकों ने खुदाई की, और खुदाई में उन्हें पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने मिले, उनका उन्होंने अध्ययन किया। इसमें सबसे रोचक बात थी कि जले हुए अनाज के दानों के अवशेष उन्हें मिले। हो सकता है इन्हें जलाया गया हो या गलती से जल गए हो, लेकिन जो राख है ये आसानी से सुरक्षित रह जाती है और इसका आसानी से अध्ययन भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से उन्हें मालूम चला कि उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी, और वैज्ञानिक अलग अलग जानवरों की हड्डियों को पहचान भी कर सकते हैं जैसे उनको अवशेष मिले हैं उससे। तो कहने का मतलब है धीरे धीरे जो आधुनिक मानव था, जो आरंभिक मानव था, वो स्थायी जीवन की ओर बढ़ने लगा, खेती की वजह से और पशुपालन की वजह से। जो पुरातत्वविद हैं उनको कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान भी मिले हैं, जैसे कि कश्मीर में जो बुर्ज होम है वहाँ पर उन्हें अंडरग्राउंड घर मिले हैं, जैसे कि हम इन्हें बेसमेंट बोलते हैं या फिर उन्हें गर्तवास नाम दिया गया है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी हुआ करती थीं। हो सकता है कि कश्मीर में ठंड ज़्यादा पड़ती है तो ठंड के मौसम में सुरक्षा के लिए लोगों ने बनाया हो। तो जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह भी मिली है। तो उन्हें लगा है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर खाना पकाते होंगे, या फिर हो सकता है कि सर्दी से बचने के लिए भी आग का यूज करते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि पुरापाषाण युगीन उपकरणों से अलग हैं, तो इसीलिए इन्हें नवपाषाण युग का औजार माना गया है। इनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई गई है। तो अगर ऑप्शन आता है कि पुरापाषाण से नवपाषाण के जो औजार थे उनमें क्या भिन्नता थी, तो नवपाषाण के जो औजार हैं उनको पैना करने के लिए उनकी जो नोक है उस पर पॉलिश चढ़ाने का काम भी होता था। उसके अलावा ओखली और मूसल जो कि आज के समय में भी लोग यूज करते हैं, तो अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त चीज़ों को पीसने के लिए उनका यूज किया जाता होगा। हज़ारों साल हो गए आज, लेकिन आज भी यूज किया जाता है इनको। इसी तरह से प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे, जहाँ पर आपको चित्र भी देख सकते हैं जो कि नवपाषाण युगीन कुछ औजार हैं। ये यहाँ पर एक चित्र और दिया गया है, ये पात्र का। हो सकता है इस पात्र का प्रयोग लोग अलग अलग कामों के लिए करते होंगे। तो नवपाषाण युग के जो पुरास्थल हैं उनसे कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। अलंकरण मतलब उन पर चित्रकारी भी की जाती थी।
बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ और दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। तो इन सब चीज़ों को आप याद रखिए कि कैसे धीरे धीरे जब लोगों ने बर्तनों का प्रयोग किया, खाना बनाने लगे, खाना स्टोर करने लगे, तो जो शुरुआत में उन्होंने चावल, गेहूँ और दलहन जैसे अनाजों की खोज की थी, अब वो उनका डेली में यूज आने वाला आहार हो गया। और इसी के साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। तो कपड़े बुनने के लिए उन्हें क्या चाहिए होगा? धागा, रुई। तो इसके लिए कपास जैसे पौधे भी वो उगाने लगे थे। तो अभी सवाल उठता है, क्या ये परिवर्तन सभी जगह पर एक साथ आए होंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज के समय भी आप अगर देखेंगे, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो जापान, चाइना और यूएस जैसे कंट्री बहुत आगे हैं दूसरे कंट्रियों से। जैसे अफ्रीका में कुछ देश हैं जो कि आज भी फॉलो कर रहे हैं या सीख रहे हैं। तो इसी तरीके से पुराने समय पे भी हुआ होगा, जहाँ पर लोग एडवांस थे वहाँ पर ये सब चीज़ें जल्दी आ गई। तो एक तरफ जहाँ पर कई जगह पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं पर अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया होगा। यानी कि अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें चल रही होंगी। फिर जब लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा की तो अपने विचारों को साझा किया होगा, तब लोगों ने ये सब चीज़ें भी सीखी होंगी। और बहुत जगह पर लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल करके अपनी जीविकाओं को चलाया करते थे। अब अगर सूक्ष्म निरीक्षण किया जाए तो मेहरगढ़ जो कि एक जगह है, आप अगर मानचित्र में देखेंगे ऊपर, तो ये भारत से जब ईरान की तरफ जाते हैं तो उसी रास्ते में एक बोलन दर्रा है, वहाँ पर एक हरा भरा समतल स्थान है मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ और गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा है। और ये मैंने जिक्र पहले वाले चैप्टर में भी किया है। और ये जो एक नक्शा टाइप का दिखा रहा हूँ मैं, तो मेहरगढ़ में जो लोग रहते थे उन्होंने इस टाइप के घर बनाने शुरू किए थे कि कम से कम 4 कमरों का एक घर होता था। और इसमें लोग शायद हो सकता है 1-2 कमरे को लोग स्टोरेज के लिए भी यूज करते होंगे। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। कौन से जानवर हैं? जैसे हिरन और सूअर जैसे जंगली जानवर, और भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ भी मिली हैं। जैसा मैंने बताया है कि मेहरगढ़ में चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं, और हर एक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे मिले हैं। तो हो सकता है कि इनमें से कुछ कमरा लोग भंडारण के यानी कि स्टोरेज के लिए भी यूज करते होंगे। मेहरगढ़ में एक और चीज़ मिली है कि मरने के बाद खास करके मृतक के जो सगे संबंधी हैं उसके प्रति सम्मान जताते थे, यानी कि एक उनके अंदर एक आस्था थी, परंपरा समझ लीजिए। तो वो सोचते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, तो इसीलिए कब्र में मृतकों के साथ कुछ सामान जो उनका प्रिय सामान हो सकता है उसे भी रखते थे। तो मेहरगढ़ में एक कब्र मिली है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो इंसान का कंकाल है इसके साथ में ऐसे ये कंकाल दिखाए गए हैं। तो बकरी को भी साथ में रखा गया है, उसके साथ में दफनाया गया है। हो सकता है लोगों ने सोचा हो कि परलोक में मृतक के खाने के लिए इसे रख देते हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर भारत के बाहर की बात करें तो यहाँ पर एक जो वृत्तांत है फ्रांस के बारे में। फ्रांस कहाँ पर है? यूरोप में है। तो फ्रांस में एक गुफा में चित्रकारी की गई है काफ़ी गहरे रंगों से। तो आप सबसे पहले फ्रांस को ढूंढिए, यूरोप में आपको मिल जाएगा। और फ्रांस की एक गुफा का ये चित्र है। यहाँ पे जो प्रायस्थल है इसकी खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। और इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले के बीच में बनाए गए होंगे। तो इनमें अलग अलग जानवरों के चित्र दिए गए हैं, जैसे कि जंगली घोड़ा, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सूअर। तो इनके गहरे गहरे और चमकीले रंगों से इनको रंगा गया है। तो आखिर इन रंगों को बनाया कैसे गया होगा? इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से इन्हें बनाया गया था। तो संभव है कि इन चित्रों को हो सकता है कि किसी फेस्टिवल के दिन पर बनाया गया हो, या फिर जब शिकारी शिकार के लिए जाते हैं तो कुछ अनुष्ठान किया हो तो उसके लिए बनाया गया हो। आप भी कोई भी रीज़न इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। और अगर एक नव पाषाणिक प्रायस्थल के बारे में बात करें तो अगर आप यूरोप में ही, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर पर आप देखेंगे तो यूरोप और एशिया के बॉर्डर पर तो तुर्की आपको कंट्री मिलेगा, टर्की बोलते हैं जैसे। तो तुर्की में ही बताया गया है कि एक वहाँ का सबसे प्रसिद्ध प्रायस्थल है जिसमें नाम है जिसका चताल हियूक, जो कि तुर्की में है। तो यहाँ पर दूर दराज के स्थानों से बहुत सारी चीज़ें लाई जाती थीं और इनका उपयोग किया जाता था। जैसे कि सीरिया से लाया गया यहाँ पर चकमक पत्थर मिला है, लाल सागर के कौड़ियाँ मिली हैं, भूमध्य सागर की सीपियाँ मिली हैं। तो आप इन जगह को भी, लाल सागर, भूमध्य सागर, सीरिया, इन्हें भी मैप में ढूंढिए
तो आपको याद रहेगा ये जगह कहाँ पर है। उस समय तक जैसा कि आपको याद रहना चाहिए कि पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था, तो लोग ये जो इतनी दूर दूर से चीज़ें, हो सकता है या तो जानवरों की पीठ पर लाद करके लाए होंगे या फिर खुद ही ले करके आए होंगे और इन चीज़ों का यूज किया होगा। अब यहाँ पर आपको एक कल्पना करने का भी मौका दिया गया है। आप कल्पना कीजिए कि आज से 12,000 साल पहले का समय चल रहा है और आप एक पत्थर की गुफा में रहते हैं। तो वहाँ पर आपको कोई सगे संबंधी जैसे कि मामा हैं, वो गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और आप उनकी हेल्प करना चाहते हो, तो आप कौन से रंग कैसे भरोगे, रेखाएं कैसे खींचोगे पत्थरों पर, तो इन सब को आप एक इमेजिन कर सकते हो। अभी हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पहला दिया है, आखेटक खाद्य संग्रह गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि। तो शुरुआत में मैंने आपको बताया है कि जो आखेटक खाद्य संग्रह गुफा में क्यों रहते थे, एक तो मौसम, धूप, हवा, इनसे बचने के लिए और धीरे धीरे बाद में स्टोरेज भी करने के लिए। घास वाले मैदानों का विकास कितने साल पहले हुआ था, तो ये हुआ था लगभग 12,000 साल पहले, यानी कि मध्य पाषाण युग जब शुरू हुआ था। खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे, तो सबसे पहले तो खेती के लिए वो बीज डालते थे। बीज को अंकुरित होने में समय लगता है। उसके अलावा जब अंकुरित हो जाता था तो सिंचाई भी करना, उनको खरपतवार भी निकालना है और जो चिड़िया या फिर जंगली जानवरों से खेती की सुरक्षा भी करनी है। जब खेती बड़ी हो जाए तो पकने के बाद काटना भी है, काटने के बाद उस जो अनाज है उसको स्टोरेज भी करना है। तो इन सब चीज़ों में टाइम लगता है, तो इसके लिए उन्हें लंबे समय तक रहना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। तो वहाँ पर जो साक्ष्य मिले हैं उसके अनुसार उन्होंने बताया है, क्योंकि वहाँ पर जो औजार वगैरह मिले हैं, उसके अलावा जैसा उन्होंने बताया था वहाँ पर जब खुदाई की थी तो उनको वहाँ पर जो अनाज तो मिला है, तो अनाज से उन्हें मालूम चला है कि वो अनाज भी पैदा करते होंगे, लेकिन उसके अलावा जैसे कि लोगों की कब्र के साथ में बकरी का या फिर धीरे धीरे और भी चीज़ें को उन्होंने साक्ष्य जो मिले हैं उसके आधार पर उन्होंने बताया था, या मुझे ऐसा लगता है कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे और धीरे धीरे उन्होंने जैसे ऊपर बताया है कि पशुपालन शुरू कर दिया था, क्योंकि बकरी को जब उन्होंने दफनाया था, कहने का मतलब है कि उन्होंने बकरियों को पाला भी होगा और भी ऐसे जानवरों को उन्होंने पाला होगा। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ दी गई हैं कि मध्य पाषाण युग कब हुआ था, 12,000 से 10,000 साल पहले। बसने की प्रक्रिया का आरंभ भी 12,000 साल पहले शुरू हुआ। नव पाषाण युग 10,000 साल पहले से, और मेहरगढ़ में बस्ती का जो आरंभ है वो लगभग 8,000 साल पहले से इनके साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा करते हैं। आखेटक या खाद्य संग्राहक जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे, तो इसके 4 रीज़न हमने दिए थे। जैसे हो सकता है कि पानी खत्म हो जाया करता होगा, हो सकता है कि एक जगह पर रहते रहते वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें खत्म हो जाती थी, हो सकता है जानवरों के पीछे भी वो चले गए होंगे। उनकी यात्रा और आज की हमारी यात्रा के कारणों में क्या समानताएं या क्या भिन्नताएं हैं। अगर बात करें समानताएं की, तो आज भी हम लोग जैसे जॉब के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, ऐसे वो लोग खाने के लिए जाते थे। और भिन्नताएं क्या हो सकती हैं, जैसे कि उस समय पर इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, या कहीं पर जा कर के वापस आना हो तुरंत वो नहीं हो सकता था, लेकिन आजकल हम अप डाउन भी कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें एक जगह पर घर बना के रख देते हैं और आजकल टेक्नोलॉजी इतनी है कि हम वापस भी आ सकते हैं उस जगह पर। क्वेश्चन नंबर 5, आखेटक खाद्य संग्राहक आग का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे। तो आग का उपयोग एक तो वो मांस को भूनने के लिए करते थे, और दूसरा सर्दियों में ठंड से बचने के लिए भी, खतरनाक जानवरों से खुद को बचाने के लिए भी। तो आज आग का उपयोग इनमें से किस चीज़ के लिए हम करेंगे, तो सबसे पहला तो हम खाना बनाने के लिए आज भी उपयोग करते हैं, और दूसरा आज हम आग का उपयोग दूसरी चीज़ों को, जैसे फैक्ट्री वगैरह में भी आग का हम अलग अलग रूपों में उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कृषकों पशुपालकों का जीवन आखेटक खाद्य संग्राहकों के जीवन से कितना भिन्न था। सबसे पहला तो था कि ये एक जगह पर रहते थे, वो अलग अलग जगह पर जाते थे। दूसरा क्या है, इनके पास आगे का प्लानिंग हुआ करता था, इनके पास पशु रहते थे जिनसे वो दूध वगैरह का इन्हें प्रॉब्लम नहीं होती थी, यानी कि खाने पीने की चीज़ों का उन्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं थी जितनी कि आखेटक और खाद्य संग्राहकों को थी। बाकी ये जो क्वेश्चन है इनको आप खुद डिस्कस या खुद सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ईजी हैं। कि कोई आपको 2 ऐसे काम लिखने हैं जिन्हें आज महिलाएं और पुरुष दोनों करते हैं, कोई 2 ऐसे काम लिखने हैं जिन्हें सिर्फ महिलाएं करती हैं, कोई 2 ऐसे लिखे हैं जिन्हें सिर्फ पुरुष करते हैं, ठीक है।
और उसके अलावा तुम जिन अनाज को खाते हो उनकी एक सूची बनाओ, जैसे चावल, दाल, गेहूँ। इन अनाजों को क्या तुम स्वयं उगाते हो? अगर हाँ तो एक लिस्ट बनाओ, उनकी खेती की अलग अलग अवस्थाओं को बताओ। अगर नहीं तो एक लिस्ट बना करके दिखाओ कि ये अनाज किसान से लेकर के हमारे पास तक कैसे पहुंचता है। बहुत ही ईजी है ये, आप इन्हें अपने घर में बड़ों से भी डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे से मैंने आसानी से समझाया है। और चैप्टर नंबर 1 भी आप समझ सकते हैं, तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसके अलावा जो हिस्ट्री के मैंने क्लास 12 की सभी वीडियोज बनाए हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, मैं लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अलावा क्लास 6, क्लास 7 के दूसरे जो टॉप सब्जेक्ट हैं, जैसे कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन, विज्ञान, उनके भी वीडियोज मैंने बनाए हुए हैं, आप उन्हें देखिए। उसके अलावा CTET, UPTET या फिर बहुत सारे TET के मैंने वीडियोज बनाए हैं, हिंदी, मैथ, इन सभी टॉपिक्स को भी आप मेरे वीडियो में, चैनल पे जो भी वीडियोज हैं उनको आप देख सकते हैं। आपको पसंद आए तो आप उन्हें लाइक कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसमें मैं क्या सुधार कर सकता हूँ वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।